नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024। बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की थीम क्या रही। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम क्या रहा, तो यानी सत्र की बात करते हैं तो 18वां यानी 18वें लोकसभा का चुनाव 2024 में संपन्न करवाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए, ये भी प्रश्न आ सकता है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न करवाए गए। पहले चरण की बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण होता है और 1 जून 2024 को 7वां चरण होता है। 44 दिन तक ये जो चरण होते हैं ये चलते हैं। मतगणना की बात कर लेते हैं तो मतगणना 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले बता देते मतगणना कब हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जून 2024 को मतगणना होती है। सुबह 8 बजे से प्रारंभ होती है मतगणना। मतगणना 2 प्रकार से होती है। मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गणना के साथ होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा पोस्टल बैलेट की गणना क्या है। तो पोस्टल बैलेट का मतलब यह होता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं यानी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है वो नहीं जा सकते, बूथ नहीं जा सकते, वोट डालने नहीं जा सकते। विकलांग व्यक्ति हैं, जो सेवा कर्मचारी हैं, जो सरकारी विभागों में हैं, वो ड्यूटी के साथ उनको भी वोट डालना है, तो उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाती है जो कि डाक के द्वारा पहुंचते हैं। तो पोस्टल बैलेट आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यानी सरकारी व्यक्तियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, इन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की गणना, पोस्टल बैलेट के साथ ये लोग वोट डालते हैं, उनकी सहायता से अपने वोट डालते हैं। और सबसे पहले शुरुआत इसी की होती है और 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। आप जानते हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। बात करते हैं स्ट्रांग रूम की। स्ट्रांग रूम क्या होता है। शब्दावली के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ मतदान के बाद ईवीएम को रखा जाता है, यानी वह स्थान जहाँ मतदान के बाद ईवीएम को रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, स्ट्रांग रूम कहते हैं। कुल सीटें कितनी है लोकसभा में, 543, 543। पूर्ण बहुमत हेतु सीटें 272। ये क्या है, पूर्ण बहुमत हेतु सीटें। इसका मतलब है कि जिस पार्टी को 272 सीटें मिलेंगी उसकी सरकार बन जाएगी। यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने हेतु 272 सीटें चाहिए। अगर 272 नहीं मिलती हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, यानी इसको कहेंगे कि गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी बात करेंगे आगे। वोटिंग कुल सीटें हैं 543। वोटिंग होती है 542 सीटों पर। 2024 लोकसभा चुनाव में 542 सीटों पर वोटिंग होती है। अब आपके मन में आएगा 543 में क्यों नहीं हुई, तो उसका उत्तर आप ये देखिए। नोट, एक निर्विरोध सांसद चुने गए, मुकेश दलाल जो बीजेपी पार्टी से हैं, और सूरत लोकसभा सीट से चुने गए। सूरत लोकसभा सीट से चुने गए मुकेश दलाल बीजेपी पार्टी से हैं। निर्विरोध सांसद चुने गए, यानी इसलिए 542 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। 2 प्रमुख गठबंधन आप देख रहे होंगे, नाम सुन रहे होंगे, उनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं आपसे। बिहार की एक परीक्षा में, शायद बिहार पुलिस या बिहार एसआई में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म है। एनडीए की बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी बात करेंगे इन पार्टियों में गठबंधन क्यों नाम दिया गया, कारण क्या रहा, एनडीए किसकी पार्टी है, इंडिया किसकी पार्टी। तो पहले आप यहाँ से फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। अब देखिए लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस को 99 सीटें मिलती हैं। समाजवादी पार्टी 37 सीटें। तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें। डीएमके, अभी फुल फॉर्म बताएंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 22। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को 16। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें। शिवसेना उद्धव 9। एनसीपी को 8 मिलती हैं और शिवसेना शिंदे 7। आम आदमी पार्टी को 3। ये सीटों का ब्यौरा है। ठीक है, इनको भी आपको याद करना है किसको कितनी सीटें मिलती हैं 2024 में।
तो बीजेपी को 240 मिलती हैं, कांग्रेस को 99। यहाँ से देखिए, अभी आपने देखा था कि पूर्ण बहुमत वाली बात 272 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए किसी को भी 272 सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए इस बार की जो सरकार बनने वाली है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार किसकी बनेगी? तो गठबंधन की बनेगी। इसलिए जो इंडिया और एनडीए देखा आपने, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एनडीए यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म आप देख चुके हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का गठन 1998 में होता है और इसमें प्रमुख पार्टियां कौन कौन सी हैं? तो बीजेपी है, टीडीपी है, जेडीयू, शिवसेना शिंदे और अदर अन्य पार्टियां हैं। और एनडीए के अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। और एनडीए को इस बार 292 सीटें मिलती हैं। देखिए यहाँ से 292 मिलती हैं, इसलिए एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 में। इंडिया की बात करते हैं तो गठन 2023 में होता है, इसलिए महत्वपूर्ण, इंडिया महत्वपूर्ण, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 में होता है, हाल ही की बात है। 234 सीटें प्राप्त होती हैं इंडिया गठबंधन को। इसमें कौन कौन सी पार्टी हैं? आईएनसी यानी कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके और अन्य। इंडिया के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब इनके फुल फॉर्म आपको बताते हैं, टीएमसी, डीएमके और आईएनसी, ये सभी बताते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। पहले इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इनको आप लिखेंगे तो आप बातें समझते चले जाएंगे। तो एनडीए में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं? तो प्रमुख पार्टी के रूप में बीजेपी, फिर टीडीपी, जेडीयू, और अभी आप जानेंगे टीडीपी कहाँ की पार्टी है, जेडीयू कहाँ की है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एनडीए क्या है और इंडिया क्या है, इनमें अंतर आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में कौन प्रमुख पार्टी के रूप में कांग्रेस, फिर सपा, फिर टीएमसी, इस तरह से इसमें भी कई पार्टियाँ हैं। अध्यक्ष बता दिया मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से। बिना गठबंधन सरकार बीजेपी की कब बनी? यानी आपको ये बता दें कि अभी तक जो 10 सालों में सरकार चली है बीजेपी की, वो बिना गठबंधन के चली है। क्यों चली है? क्योंकि 2014 में 282 सीटें मिलती थी जो कि पूर्ण बहुमत से सीटों से ज़्यादा थीं, इसलिए। और 2019 में 303 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार रहती है जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार रही है 2 बार। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी इस बार। समझ रहे होंगे आप कि 10 साल में क्यों बिना गठबंधन की सरकार बनी, उसका कारण ये देखिए फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी को ही कहीं कहीं पे एआईटीसी इस तरह से फुल फॉर्म मिलता है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, पूरा नाम ये है, संक्षेप में टीएमसी। पश्चिम बंगाल की पार्टी है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, डीएमके। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में ये पार्टी मिलेगी आपको, और स्टालिन इसके नेतृत्व करता है, स्टालिन जी। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जी इसके नेतृत्व करता है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है, बिहार में मिलती है पार्टी, और नीतीश कुमार जी इसके नेतृत्व कर रहे हैं इस समय जेडीयू के। तो टीएमसी एआईटीसी फुल फॉर्म क्या है? एआईटीसी का अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। 2024 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार, यानी सर्वाधिक अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन रहे? शंकर लालवानी, ये इंदौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं एमपी से, बीजेपी से सांसद बने हैं, और इनकी जीत का अंतर है 11.72 लाख से। समझ सकते हैं, 11,72,000 वोटों से ये जीते हैं। कुल मत कितने मिले इनको? तो ये याद नहीं करना है, बस नाम याद रखिए और लोकसभा क्षेत्र याद रखिए इंदौर, ये आपको बताने के लिए कि आप इसमें अंतर आपको अच्छे से याद हो जाए। 12,26,751 मत कुल प्राप्त होते हैं और उसमें से जीत का अंतर है 11,72,000। और सर्वाधिक नोटा का प्रयोग यहीं पर होता है, इन्हीं के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में होता है, यानी 2,18,000 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है इंदौर एमपी में, जहाँ से शंकर लालवानी जी चुनाव जीतते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोटा का प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र में होता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जीतने वाले रहे वोटों से एकीबुल हुसैन, धुबरी असम से लोकसभा क्षेत्र है, कांग्रेस के प्रत्याशी, और 10,12,000 वोटों से जीतते हैं और कुल वोट मिलते हैं 14,71,885 मत। ये कुल मत नहीं याद करना है, ना ही जीत का अंतर, ये मत याद, संख्या नहीं याद करनी, बस नाम याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान विदिशा एमपी से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, 8,21,000 वोटों से जीतते हैं और कुल मत आप देख सकते हैं 11,16,460 मत प्राप्त होते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वेकर, देखिए 48 वोटों से जीते हैं,
इसलिए कहते हैं सभी लोग वोट डालने ज़रूर जाएं। इसीलिए प्रचार किया जाता है कि सभी को जागरूक किया जाता है कि वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। रविंद्र दत्ताराम वेकर 48 वोटों से जीते, मात्र 48 वोटों से। ये एक न्यूनतम। मुंबई नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं रविंद्र दत्ताराम वेकर और शिवसेना पार्टी से इनका संबंध है। 48 वोटों से चुनाव जीतते हैं रविंद्र दत्ताराम वेकर, ये भी नाम आपको याद रखना है। अदूर प्रकाश अटिंगल केरल से कांग्रेस प्रत्याशी 684 वोटों से जीतते हैं। अगर आप यूपी से हैं, यूपी की परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो यूपी में सबसे कम वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी अजेंद्र लोढ़ी हमीरपुर के हैं, यूपी से सपा से हैं। अजेंद्र लोढ़ी जी 2629 मतों से जीत जाते हैं। ये 2 क्रम से हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और यूपी के दृष्टिकोण से बातें आप समझ रहे होंगे। तो आपको नाम याद रखना है, शंकर लालवानी, एकबुल हुसैन सर्वाधिक में, और रविंद्र दत्ताराम वेकर और अदूर प्रकाश। ठीक है, और याद कर सकते हैं तो लोकसभा क्षेत्र भी याद कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र के सांसद, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज सपा से रहे, सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने? पुष्पेंद्र सरोज सपा से, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने? थाली कोट्टई राजू थेवर बालू, 82 वर्ष के हैं, डीएमके यानी तमिलनाडु से इनका संबंध है। सबसे उम्रदराज सांसद 82 वर्ष की उम्र बनते हैं, थाली कोट्टई राजू थेवर बालू। ठीक है, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मिलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी रही? कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? कितनी महिलाएं सांसद बनी? इस तरह से प्रश्न आ सकता है। 74, 74। इस संख्या को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 74 महिलाएं सांसद बनती हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कहाँ से जीता। ये प्रमुख सीटें हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राहुल गांधी जी रायबरेली उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल, ये दोनों स्थानों से जीतते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। राहुल गांधी जी रायबरेली उत्तर प्रदेश और वायनाड स्थान है, और वायनाड लोकसभा क्षेत्र है केरल, यहाँ दोनों जगह से जीतते हैं। यानी उत्तर प्रदेश और केरल दोनों जगह से जीतने वाले हैं राहुल गांधी जी। इस तत्व को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी क्षेत्र से जीतते हैं। हेमा मालिनी जी मथुरा, कंगना रनौत जी मंडी, किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी, स्मृति ईरानी जी की यहाँ पर हार होती है। किशोरी लाल शर्मा जी जीतते हैं अमेठी से। अमित शाह जी गांधीनगर से। अरुण गोविल जो रामायण पात्र में अपने प्रभुराम जी का किरदार निभाया था वो है अरुण गोविल जी, मेरठ से जीतते हैं। अखिलेश यादव जी कन्नौज से, और डिम्पल यादव जी मैनपुरी से। अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। चंद्रशेखर जी नगीना यूपी, जो कि बिजनौर में क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से जीतते हैं। और एक नाम और याद रखिएगा, राजनाथ सिंह लखनऊ से जीतते हैं। ये थे प्रमुख व्यक्ति जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन कहाँ से जीता। अब देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक लोकसभा सीटें वाले राज्य कौन से, इनको क्रम में लगाइए। या पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में कितनी हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो आप देख लीजिए, सर्वाधिक सीटें यूपी में मिलेंगी आपको 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। 80, 48, 42, 40, 39 एक क्रम से हैं यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। देखिए, अब यहाँ से किसी भी स्टेट की आपसे लोकसभा सीटें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर यह कहना नहीं जरूरी नहीं, अच्छा नहीं होगा कि हम कह दें कि नहीं यहाँ से प्रश्न बन ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, गोवा में कितनी है। तो कहीं, क्योंकि सभी जगह चुनाव हुए हैं, तो कोई भी लोकसभा सीट आपसे पूछी जा सकती है कहीं से भी कि इस लोकसभा यहाँ पर कितनी सीटें हैं लोकसभा की। तो ये प्रमुख हैं, वो हमने बता दिया आपको। टॉप 5 यूपी, ये क्रम से लगाने को आ जाते हैं कि सर्वाधिक में, तो इतने से प्रश्न आपका बन जाएगा। मतों का प्रतिशत देखिए, आपने देखा वहाँ पर पार्टी की, यहाँ पर देखा आपने कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, यानी सीटों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी को 240 जो कि नंबर 1 पे, कांग्रेस नंबर 2 पे, समाजवादी पार्टी नंबर 3 पर रहती है, तृणमूल कांग्रेस नंबर 4 पर। अब यहाँ पर आप देखिए प्रतिशत के क्रम में किसका कौन सा स्थान है। यहाँ पर क्रम देखिएगा, समाजवादी पार्टी का तीसरा स्थान है। प्रतिशत में देखिएगा
मतों का प्रतिशत बीजेपी, आईएनसी यानी कांग्रेस, अदर, सपा और एआईटीसी, अभी फुल फॉर्म बताया था। बीजेपी को 36.5% मत प्राप्त होते हैं, टीएमसी को 21.2, अदर को 7.03% और एसपी यानी सपा को 4.58% और एआईटीसी को 4.3%। ये क्यों बताया? ये प्रतिशत याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि वहाँ पर सीटों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सपा का तीसरा स्थान है, लेकिन यहाँ पर मतों के प्रतिशत में चौथा स्थान आ जाता है। ये अंतर हो जाता है। आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि आपको क्यों यहाँ पर ये डाटा लिखा गया क्रम। ये 36.5 ये सब याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये क्रम याद रखना है, तो आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। आइए अन्य बातें जानते हैं। कुल मतदान प्रतिशत 2024 में कितना होता है? कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया 2024 लोकसभा चुनाव में? 66.33%। और 2019 में कितना हुआ था? 67.40 यानी 67.40%। और ये भी पूछा कितना कम मतदान हुआ, तो पिछली लोकसभा चुनाव से 1.07% कम मतदान होता है इस बार, क्योंकि देख सकते हैं 67 से 66 हो जाता है, यानी कम हो गया। 2019 में 67.40। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन, और मिलियन को यहाँ पे करोड़ में बदल दिया गया, 96.8 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे। यानी ये कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 लोग जो थे वो वोट देने के योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का 70% है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वोट देने योग्य है? तो 70% वोट देने योग्य है। और इनमें से 642 मिलियन यानी 64.2 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें महिलाओं की संख्या थी 31.2 करोड़। महिलाओं की संख्या पूछी जा सकती है, 31.2 करोड़। इसको जब लिख लेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तब ये डाटा थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा, क्योंकि इसमें 31.2 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। तो कुल कितनी? 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जो कि कुल का 70% रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरा डाटा आप लिख लेंगे, तब आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार और सुन लीजिए, मिला लीजिएगा जब आपने लिखा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन यानी 96.8 करोड़ लोग वोट देने योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का 70% है। ये 70% वाली भी बात आपको याद रख लेना है। और इनमें से 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें महिलाएं 31.2 करोड़ थीं। 2 तथ्य और नोट कर लीजिएगा यहीं पर। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल महिलाओं ने चुनाव लड़ा 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। और लोकसभा 2019 के चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था? 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। इस डाटा को भी याद रखिएगा। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में। ईवीएम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ईवीएम का निर्माण। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल। 1984 में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बनता है? केरल। संपूर्ण चुनाव ईवीएम से करने वाला पहला राज्य या करवाने वाला पहला राज्य गोवा। गोवा में संपूर्ण चुनाव करवाया जाता है ईवीएम से 1999 में, गोवा। इसके बाद बात करते हैं संपूर्ण लोकसभा चुनाव। देखिए लोकसभा की बात है तो लोकसभा चुनाव पहली बार ईवीएम के द्वारा कब करवाया जाता है? 2004 में। ईवीएम में नोटा, जिसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, के बटन का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का बटन होता है, जो कि ईवीएम मशीन जो होती है वहाँ उसके लास्ट में होता है। और जो अन्य बटनें होती हैं उनका जो कलर होता है वो क्या होता है आप बताइएगा, क्योंकि आप वोट डाल के आए होंगे। किस कलर की बटन थी जब आपने बटन उसमें जो देखा होगा? बटन का रंग बताइएगा क्या होता है, कमेंट करिएगा। राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प के इस्तेमाल को समाप्त कर दिया गया। पहले राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं दिया जाता है। एक तथ्य और याद रखिएगा, लोकसभा 2024 चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं।
तो विधानसभा की सीटें भी यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाएंगी और लोकसभा की सीटें भी हो जाएंगी। बात कर लेते हैं प्रथम लोकसभा चुनाव की। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में चुनाव हेतु कौन सा अधिनियम है? तो भारत में चुनाव हेतु 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया। 1951 पारित किया गया, याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब होता है? 1951-52 में होता है। 16 चरणों में होता है। चरण यहाँ पर भी चरण आपको याद रखना, 16 चरणों में होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? 489 वैकल्पिक सीटें थी, 489 जिस पर चुनाव हुआ था, और कांग्रेस को इसमें पूर्ण बहुमत मिला था, यानी 364 सीटें हासिल हुई थी। ये भी याद रखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल और 39 क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया था। 14 राष्ट्रीय दल और 39 क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया था। जो मतगणना होती है वहाँ पर कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसको भी आपको बता देते हैं। मतगणना हाल में, मतगणना हेतु प्रत्येक सीट पर RO, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति होती है, जिनके देख रेख में ही मतगणना होती है। यानी RO रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति होती है, जिनके देख रेख में ही मतगणना होती है। अब आपके मन में RO क्या होता है? RO प्रायः संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट ही होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, जिनकी नियुक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। समझ बात आपको आ चुकी होगी RO के बारे में। एक तथ्य और याद रखिएगा, मतगणना हाल के अंदर पुलिस अधिकारियों और सरकारी मंत्रियों का प्रवेश नहीं हो सकता है, प्रवेश वर्जित होता है इनका। पुलिस अधिकारियों और सरकारी मंत्रियों का प्रवेश वर्जित होता है, ये लोग वहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं मतगणना हाल के अंदर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने 27 ऐप्स और कुछ पोर्टल लॉन्च किए थे, जिसमें मिथ रियलिटी रजिस्टर पोर्टल था। इसका मतलब क्या था? लोकसभा 2024 के चुनाव में गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए। KYC पोर्टल, अपनी लोकसभा सीट के कैंडिडेट के बारे में जानकारी हेतु KYC। VHA ऐप, मतदान केंद्र की डिटेल से हेतु, मतदान केंद्र के बारे में जानना है तो VHA ऐप से के माध्यम से जान सकते हैं। सुविधा पोर्टल, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सुविधा पोर्टल। इसको सरल शब्दों में आपको बता दें, सुविधा पोर्टल क्या है कि ये रैलियों के आयोजन, अस्थायी दलों के कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने, यानी कुल मिला के आप कहें परमिट लेना, किसी भी चीज़ के लिए अनुमति लेना है तो सुविधा पोर्टल के माध्यम से जाके जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनुमति मिलती थी। इसके माध्यम से कि रैली करना है, कब करना है, ये आपको यहाँ से सुविधा पोर्टल के माध्यम से मिल सकती थी। तो याद रखना है आपको कि लोकसभा चुनाव से संबंधित ऐप्स और पोर्टल, मिथ रियलिटी रजिस्टर पोर्टल, KYC, VHA ऐप और सुविधा पोर्टल। VHA ऐप का मतलब क्या है? मतदान केंद्र की डिटेल से हेतु, ठीक है। सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत कहाँ पर रहा? तो लक्षद्वीप में 84% मतदान होता है, जो कि सर्वाधिक रहा। न्यूनतम की बात करें तो बिहार 56% और इसके बाद उत्तर प्रदेश 57%। तो न्यूनतम में बिहार और सर्वाधिक में लक्षद्वीप। भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर रहा इस बार? तासीगोंग हिमाचल प्रदेश, जो कि मंडी क्षेत्र था, वहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ रहा। सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी? प्रियंका जारकीहोली, चिक्कोड़ कर्नाटक से बनती हैं सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद। उत्तर प्रदेश से सीटों का ब्यौरा जान लेते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें सपा को मिलती हैं, 37 सीटें, BJP को 33, कांग्रेस को 6, राष्ट्रीय लोक दल 2, आज़ाद समाज पार्टी 1, अपना दल 1। यह है उत्तर प्रदेश की सीटों का विवरण, किसको कितनी मिली। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से। लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा ने जीत दर्ज की है। लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट है और वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतती हैं, जिनका नाम है हाजी हनीफा ने जीत दर्ज की है। लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा ने जीत दर्ज की है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024, सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, इसको भी देखना है। सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार वहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा देख लीजिए। पुष्पेंद्र सरोज, नाम आपने एक बार और पढ़ा, कौशाम्बी सपा से थे। प्रिया सरोज, मछली शहर UP सपा से। शाम्भवी चौधरी, समस्तीपुर। और संजना जाटव, भरतपुर राजस्थान, कांग्रेस से। ये क्यों बताया? क्योंकि ये 25 वर्ष के लगभग पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज हैं, और शाम्भवी, संजना, ये सब 26 के लगभग हैं, इसलिए
चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उपयोगी तथ्य की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर जी को नेशनल आइकॉन। युवा आइकॉन किसे बनाया गया था? आयुष्मान खुराना को। दिव्यांगों आइकॉन शीतल देवी को। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मोहम्मद शमी को। और वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? देखिए यहाँ पर शब्द जुड़ा हो, मतदाता लिंगानुपात कितना है? 948। ये थे तथ्य लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित। जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।